नमस्कार। आजकल की दुनिया में ऐसा लगता है जैसे करने के लिए 100 चीजें हैं और वक्त है सिर्फ 24 घंटे का। हाँ, और टू डू लिस्ट तो बस लंबी होती ही जाती है और हम बस भागते रहते हैं। बिल्कुल। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो इस पूरी सोच पर आप कह सकते हैं एक हथौड़ा मारती है। इसका नाम है द वन थिंग, द सरप्राइजिंगली सिंपल ट्रूथ बिहाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। जी हाँ, गैरी केलर और जे पापासान की लिखी ये किताब जो 2012 में आई थी, प्रोडक्टिविटी की दुनिया में एक तरह से बाइबल मानी जाती है। सही है। और इसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई मुश्किल फॉर्मूला बताती है, बल्कि इसलिए कि ये एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कहती है। और आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। हाँ, समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या जादू है जो इसे इतना खास बनाता है। हमारा मकसद भी यही है कि जो लोग इस किताब को पढ़ने की सोच रहे हैं उन्हें से समझ आए कि ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परिणाम पाने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सबसे मजेदार कहानी से। बिल्कुल। किताब की शुरुआत होती है 1991 की एक फिल्म सिटी स्लिकर्स के एक सीन से। अच्छा। हाँ, इसमें एक बूढ़ा अनुभवी काउबॉय है कर्ली, और कुछ शहर के लोग उससे पूछते हैं कि जिंदगी का राज क्या है। तो कर्ली अपनी एक उंगली उठाकर कहता है, क्या? सिर्फ एक चीज। सिर्फ एक चीज? हाँ। मतलब ये तो कोई पहेली जैसा लगता है। हाँ, और यही सवाल फिल्म का हीरो भी पूछता है। वो कहता है, आपकी एक चीज क्या है? तो कर्ली मुस्कुराकर कहता है, ये तो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। वाह। और यही इस पूरी किताब का सार है। आपकी सफलता, आपके लक्ष्य, सब कुछ उस एक चीज पर टिका है। वो एक सबसे जरूरी काम। हाँ, जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो अपने आप आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी हो जाएगा। वाह। मतलब एक साथ 10 खरगोशों के पीछे भागने के बजाय सिर्फ सबसे बड़े और सबसे जरूरी खरगोश पर ध्यान लगाओ। बिल्कुल। किताब में एक रूसी कहावत भी है। हाँ, मैंने पढ़ी है। अगर आप 2 खरगोशों का पीछा करेंगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना? लेखक का अपना अनुभव भी है इसमें। हाँ, बिल्कुल। लेखक गैरी केलर, जो एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के संस्थापक हैं, अपना खुद का अनुभव बताते हैं। उनकी कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर सब बिखरने लगा। वो 12-12 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोच की मदद ली। कोच ने उनकी कंपनी के 14 सबसे महत्वपूर्ण लोगों की लिस्ट बनाई और गैरी से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम इन सबको मैनेज कर सकते हो? और गैरी ने कहा होगा नहीं। हाँ, उन्होंने कहा नहीं। तो कोच ने कहा, तो तुम्हारा वन थिंग है इन 14 लोगों को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढना। अच्छा। लेकिन गैरी ने उसे भी ठीक कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा वन थिंग है इन 14 लोगों की जगह लेने के लिए सही 14 लोगों को ढूंढना। अरे वाह। उन्होंने सीईओ का पद छोड़ दिया और अगले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ इसी एक काम पर फोकस किया। और नतीजा? नतीजा हैरान करने वाला था। एक बार सही लोग अपनी जगह पर आ गए तो कंपनी ने अगले दशक में औसतन 40% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की। 40%? हाँ, और यहीं से गोइंग स्मॉल का आइडिया आता है। इसका मतलब छोटे सपने देखना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है बड़े सपनों को हासिल करने के लिए अपने फोकस को लेजर की तरह नुकीला कर लेना है। ये कुछ डोमिनो इफेक्ट जैसा है ना? किताब में इसका जिक्र है। बिल्कुल। और वो उदाहरण तो मतलब कमाल का है। विज्ञान कहता है कि एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। 50%? सुनने में तो ज्यादा नहीं लगता? नहीं लगता ना? लेकिन इसे कहते हैं ज्यामितीय प्रगति, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किताब में बताया गया है कि अगर आप एक 2 इंच के डोमिनो से शुरू करें तो 18वां डोमिनो पीसा की मीनार जितना ऊंचा होगा, 23वां एफिल टावर से भी ऊंचा। सच में? और 57वां डोमिनो वो चांद तक पहुंच जाएगा। अविश्वसनीय है। मतलब सफलता एक झटके में नहीं मिलती, बल्कि सही एक डोमिनो को गिराने से शुरू होती है। और वो फिर अपने आप बाकी डोमिनोज को गिराता चला जाता है। लेकिन असल जिंदगी में हम अक्सर वो पहला डोमिनो ढूंढ ही नहीं पाते। मुझे लगता है हम कुछ गलत धारणाओं में फंसे रहते हैं। और किताब का ढांचा यहीं से शुरू होता है। वो सीधे समाधान नहीं देती। पहले वो उन 6 बड़े झूठों को तोड़ती है जो हमें सफल होने से रोकते हैं। अच्छा, तो पहले झूठों की बात होती है। हाँ, पार्ट 1 का नाम ही है द लाइज, झूठ। क्योंकि जब तक हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं
तब तक सही रास्ता बताने का कोई फायदा नहीं। ये तो सही बात है। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ क्या है? पहला झूठ है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, मतलब हर चीज बराबर महत्व रखती है। हमारी टू डू लिस्ट तो इसी झूठ पर बनी होती है। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हमें लिस्ट के सारे काम खत्म करने हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच है 80-20 का नियम। पेरेटो प्रिंसिपल? हाँ, आपके 80% परिणाम आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सही बात है। सफल लोग अपनी टू डू लिस्ट नहीं बल्कि अपनी सक्सेस लिस्ट बनाते हैं। सक्सेस लिस्ट? हाँ, मतलब वो उन चंद जरूरी कामों को पहचानते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और दूसरा झूठ तो मेरा पसंदीदा है, मल्टीटास्किंग। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के सुपर हीरो हैं। हाँ हाँ हाँ। एक तरफ ईमेल, दूसरी तरफ फोन पर बात, साथ में रिपोर्ट भी बना रहे हैं। तो लेखक इसे झूठ क्यों कहते हैं? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? हाँ, और वो इसे बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो कहती हैं कि इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। बना ही नहीं है? नहीं, हम असल में टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग एक काम से दूसरे पर बहुत तेजी से कूदता है। अच्छा, और हर बार जब वो ऐसा करता है तो उसमें समय और मानसिक ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। तो आपको लगता है कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, पर असल में आप हर काम को ज्यादा समय में और ज्यादा गलतियों के साथ कर रहे होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, किताब में अनुशासन और इच्छा शक्ति को लेकर भी कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। हाँ, एक झूठ है और डिसिप्लिन्ड लाइफ, मतलब एक अनुशासित जीवन। हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि सफल होने के लिए बहुत अनुशासित होना पड़ता है। लेखक कहती हैं ये आधा सच है। आपको हर काम के लिए अनुशासन नहीं चाहिए। तो फिर? आपको सिर्फ सही आदत बनाने तक के लिए अनुशासन चाहिए। किताब के अनुसार एक नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 डेज? हाँ, तो आपको सिर्फ 66 दिनों के लिए अनुशासन दिखाना है ताकि वो काम आपकी आदत बन जाए। एक बार वो आदत बन गई, फिर उसे करने के लिए बहुत कम इच्छा शक्ति या अनुशासन की जरूरत होती है। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना? बिल्कुल, इसके लिए अनुशासन नहीं चाहिए, ये आदत है। तो ये इच्छा शक्ति वाले झूठ से कैसे जुड़ता है? विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल, मतलब जब चाहें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और लेखक कहती हैं कि ये सबसे बड़ा धोखा है। वो इच्छा शक्ति को एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह समझाती हैं। बैटरी की तरह? हाँ, आप सुबह 100% चार्ज के साथ उठते हैं। हर छोटा बड़ा फैसला, ट्रैफिक में गुस्सा करना, क्या खाना है ये सोचना, हर चीज आपकी बैटरी खर्च करती है। इसीलिए वो कहती हैं कि अपनी सबसे जरूरी वन थिंग को सुबह सबसे पहले करें जब आपकी बैटरी फुल हो। उसे दिन के आखिर के लिए छोड़ना? असल में उसे असफलता के लिए तैयार करना है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये इच्छा शक्ति का नहीं बल्कि ऊर्जा प्रबंधन, मतलब एनर्जी मैनेजमेंट का सवाल है। सही बात है। और बाकी के दो झूठ, एक संतुलित जीवन और बड़ा सोचना बुरा है। हाँ, लेखक कहती हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथक है। मिथक है? हाँ, जब आप कुछ असाधारण हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको असंतुलित होना ही पड़ता है। आप अपने सबसे जरूरी काम पर ज्यादा समय देते हैं तो बाकी चीजें पीछे छूटती ही हैं। तो फिर क्या करें? कुंजी बैलेंस नहीं बल्कि काउंटर बैलेंस है। मतलब काम पर पूरी तरह फोकस करें और जब घर पर हों तो वहां पूरी तरह मौजूद रहें। अच्छा, काउंटर बैलेंस। और आखिरी झूठ कि बड़ा सोचना बुरा है, ये हमारी सीमित सोच का नतीजा है। लेखा कहती हैं कि हमारी सफलता हमारे सोचने के आकार से तय होती है। बड़ा सोचें और फिर उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने फोकस को छोटा करें। तो एक बार जब हम इन झूठों को समझ लेते हैं और इनसे बाहर निकल आते हैं, तब क्या? तब आता है किताब का दूसरा हिस्सा, पार्ट 2, द ट्रूथ, सच। और यहां से हमें समाधान मिलना शुरू होता है। हाँ, और इस हिस्से का दिल है एक सवाल, एक जादुई सवाल जिसे लेखक द फोकसिंग क्वेश्चन कहती हैं। फोकसिंग क्वेश्चन? हाँ, ये इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली टूल है। और वो सवाल क्या है? सवाल है, व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। यानी वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या गैर जरूरी हो जाएगा? बिल्कुल। ये सवाल सुनने में सीधा लगता है, पर इसमें बहुत गहराई है। खासकर वो हिस्सा जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा। यही इसका जादू है।
ये आपको सिर्फ क्या जरूरी है ये पूछने को नहीं कहता, ये आपको उस पहले डोमिनो को ढूंढने के लिए मजबूर करता है। ये सवाल रणनीति बनाने पे मजबूर करता है। हाँ, उदाहरण के लिए अगर आपका लक्ष्य सेहत सुधारना है तो सवाल होगा वो कौन सी एक चीज है जिसे करके मेरी सेहत सुधर सकती है, जिससे बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाए। और जवाब कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है इसका जवाब हो हर रोज सुबह 30 मिनट वॉक पर जाना। अगर आप ये एक काम करते हैं तो शायद आप बेहतर खाएंगी, बेहतर सोएंगी, तनाव कम होगा, बाकी डोमिनोज अपने आप गिरने लगेंगे। और किताब कहती है कि इस सवाल को पूछने की आदत डालनी चाहिए। ये गोल सेटिंग टू द नाउ की अवधारणा से कैसे जुड़ता है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इससे एक जीपीएस की तरह सोचें। जीपीएस? हाँ, अगर आपका किसी दिन का लक्ष्य है एक किताब लिखना, तो इस सवाल का इस्तेमाल करके आप पीछे की ओर काम करती हैं। अच्छा। किताब लिखने के लिए अगले 5 साल में मेरा वन थिंग क्या है? शायद एक ड्राफ्ट पूरा करना। उस ड्राफ्ट को पूरा करने के लिए इस साल मेरा वन थिंग क्या है? रिसर्च पूरी करना। शायद इस रिसर्च के लिए इस महीने का वन थिंग क्या है? 10 जरूरी किताबें पढ़ना। इस हफ्ते का पहली किताब खत्म करना। और आज का? आज मेरा वन थिंग है उस किताब का पहला चैप्टर 1 घंटे पढ़ना। समझ गया। ये उस बड़े डरावने लक्ष्य को आज के एक करने लायक काम से जोड़ देता है। ये कमाल का है ना? तो हमने झूठ समझ लिए, सही सवाल पूछना सीख लिया। अब आता है असली काम, इसे लागू करना। हाँ, जो कि है पार्ट 3, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स, असाधारण परिणाम। इसमें क्या है? बिल्कुल, और यहाँ सबसे पहली और जरूरी तकनीक है टाइम ब्लॉकिंग, मतलब समय को ब्लॉक करना। टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने कैलेंडर में अपनी वन थिंग के लिए समय आरक्षित करती हैं। ये सिर्फ टू डू लिस्ट में लिखना नहीं है, ये आपके कैलेंडर में एक अपॉइंटमेंट है, एक फिक्स्ड अपॉइंटमेंट। हाँ, अगर आपका वन थिंग सुबह 2 घंटे का है तो वो 2 घंटे आपके कैलेंडर में ब्लॉक होने चाहिए। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असलियत में बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई मीटिंग आ जाती है या कोई जरूरी ईमेल। सही बात है। तो क्या लेखक बताते हैं कि अपने उस ब्लॉक किए हुए समय की रक्षा कैसे करें? हाँ, और यही इस किताब की सबसे जरूरी सलाह है। वो कहती हैं कि अपने वन थिंग के टाइम ब्लॉक को किसी बहुत बड़े वीआईपी के साथ मीटिंग की तरह देखें। क्या आप उस मीटिंग को एक छोटे से ईमेल के लिए रद्द करेंगी? कभी नहीं। तो इसे भी वैसे ही ट्रीट करें। इसे अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि अटूट वादा माने, एक अनब्रेकेबल कमिटमेंट। हाँ, उस समय के लिए अपना फोन बंद कर दें, नोटिफिकेशन बंद कर दें और अपने सहकर्मियों को बता दें कि ये आपका डीप वर्क का समय है। मतलब अपने सबसे जरूरी काम को वो इज्जत देना जो वो डिजर्व करता है। लेकिन इस रास्ते में कुछ दुश्मन भी तो होंगे। बिल्कुल। किताब में उत्पादकता के 4 चोरों का जिक्र है, द 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाँ, और ये 4 चोर हम सबकी जिंदगी में हैं। पहला है न कहने में असमर्थता, इनेबिलिटी टू से नो। ये तो बहुत कॉमन है। बहुत। जब आप अपने वन थिंग को हाँ कहती हैं तो आपको बाकी हजारों चीजों को न कहना पड़ता है। दूसरा है अराजकता का डर। अराजकता का डर। हाँ, फियर ऑफ केओस। जब आप एक चीज पे फोकस करती हैं तो बाकी चीजों में थोड़ी उथल-पुथल मचती है, उसे स्वीकार करना होगा। और बाकी दो? तीसरा है खराब स्वास्थ्य आदतें, पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आप सही से खाती नहीं, सोती नहीं या व्यायाम नहीं करती तो आपके पास अपने वन थिंग पर लगाने के लिए ऊर्जा ही नहीं होगी। सही बात है। That doesn't support your goals. आपके आसपास के लोग और आपकी जगह, अगर वो आपके लक्ष्यों का समर्थन नहीं करते तो वो आपको हमेशा पीछे खींचेंगे। तो संक्षेप में, बड़ा सोचो, फिर फोकस छोटा करो, अपना वन थिंग ढूंढो, उसे करने के लिए सवाल पूछो, उसके लिए टाइम ब्लॉक करो और उस समय की हर कीमत पर रक्षा करो। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। और ये सब मुमकिन होता है 3 प्रतिबद्धताओं से: महारत हासिल करने का रास्ता अपनाना, हमेशा उद्देश्य से काम करना और अपने कामों के लिए जवाबदेह रहना। किताब के पीछे जो लोग हैं उनके बारे में भी जानना दिलचस्प है, गैरी केलर और जे पपाजन। हाँ, और उनकी कहानी इस किताब के सिद्धांत को साबित करती है। गैरी केलर का वन थिंग है सिखाना, मतलब टीचिंग। अच्छा। उन्होंने अपना पूरा करियर लोगों को सफल होने के तरीके सिखाने में लगाया है। और जे पपासन, जो उनकी कंपनी में प्रकाशन के उपाध्यक्ष हैं, उनका वन थिंग है लिखना, राइटिंग। हाँ, जब इन दोनों ने अपने अपने वन थिंग को मिलाया तो ये शानदार किताब दुनिया के सामने आई। तो आखिर में ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक सरल जीवन जीने का दर्शन है।
कम काम करके ज्यादा हासिल करने का तरीका। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाती है कि सफलता एक स्प्रिंट नहीं बल्कि एक के बाद एक सही डोमिनो गिराने का खेल है। हम सब अपनी जिंदगी में असाधारण परिणाम चाहते हैं, लेकिन शायद हम अब तक सारे डोमिनो एक साथ गिराने की कोशिश कर रहे थे। सोचने वाली बात तो ये हाँ, कि हमारे जीवन में वो एक पहला डोमिनो कौन सा है जिसे अगर हम आज धक्का दे दें तो वो श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो आप बताइए अगली बार किस किताब पर बात करनी है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।